नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, और द लोकल जर्नलिस्ट के ऑफिस में इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं जनाब मोहम्मद मुमताज़ चार चांद साहब, जो कि मोहताज तारुफ नहीं हैं। आपकी शख्सियत के बारे में ये कहा जाए तो आप मशहूर समाजी खिदमतगार हैं शहर कोलकाता के, और आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं खिलाफत कमेटी कोलकाता के, और वाइस प्रेसिडेंट हैं द कोलकाता फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के। जनाब मुमताज़ साहब, द लोकल जर्नलिस्ट में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। आज नाजरीन ख़ास मुलाकात में बात करेंगे जनाब मोहम्मद मुमताज़ साहब से यूनिफॉर्म सिविल कोड पे और दीगर दूसरे मसाइल पे जो मुल्क में इन दिनों है। मुमताज़ साहब, क्या कहना चाहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लेकर, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे हिंदुस्तान में? देखिए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है हिंदुस्तान जैसे मुल्क में किसी भी सूरत में लागू नहीं हो सकता। यहाँ भिन्न भिन्न मजहबी एतबार से अगर देखिए, कस्टम एतबार से देखिए, ट्राइबल एतबार से देखिए, मतलब हज़ारों ट्राइबल्स हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, आदिवासी हैं, कबायली हैं। इतने लोगों के दरमियान किसी भी सूरत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो नहीं सकता। लेकिन हुकूमत वक्त, आज जो हुकूमत मरकज़ में बैठी हुई है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हवा खड़े किए हुई है। ये बात हजम नहीं होती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह लागू होगा। दूसरी तरफ ये पूरे हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। एक तरफ उनके नेता सुशील कुमार मोदी बोलते हैं कि ट्राइबल्स को इससे मुस्तस्ना रखा जाएगा। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आश्वासन दिया है कि उनको मुस्तस्ना रखा जाएगा। अगर आप ट्राइबल को अगर बात दे दें, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, कबाइल और आदिवासियों को बात दे दें, तो उन लोगों की तादाद मेरे ख्याल से 60% से भी ज़्यादा है। जब 60-70% लोग बाद हो जाएंगे तो इन लोगों का असल निशाना, असल टारगेट मुसलमान है। ये बिजली मुसलमानों पर गिराना चाहते हैं। दरअसल ये मामला जो है, ये आरएसएस का एक मिशन है, और अपने मिशन को सियासत के रास्ते पर चलकर अपना पूरा करना चाहते हैं। आप देखेंगे 100 साल से ये लोग कोशिश कर रहे हैं, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी। लेकिन जब 2014 में इनको एक मजबूत हुकूमत मिली, उस वक्त से इसमें बहुत तेज़ी ला रहे हैं लोग, और मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। बहुत सारे वाक़ये हुए, पहले भी लव जहाद हुए और मॉब लिंचिंग है, बहुत सारे मामले हुए। दरअसल ये लोग चाहते हैं, असल इसका मंशा, इसका डीप रूट जो है, क्यों ऐसा करना चाहते हैं ये लोग हजारों बरस से जो शूद्र होते थे, तो अब तो शूद्र बोला नहीं जाता है, अब तो वही लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कबाइल, आदिवासी कहलाने लगे अब लोग। तो उन लोग पर हजारों बरस से जुल्म और सितम ढाते आ रहे थे। तो जब भी कभी इन लोगों पर जुल्म, इन लोगों का, ये कौन लोग थे? ये ब्राह्मणवाद और मनुस्मृति को मानने वाले लोग। ब्राह्मणवाद इस हिंदुस्तान में 5% से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये डोमिनेट करने के लिए जब उन लोगों पर जुल्म होता था, तो आपने कई बार देखा होगा कि पूरे गांव का गांव जो है, उन लोगों के जुल्म सितम से आज ही जाकर इस्लाम धर्म कबूल करना चाहते थे। आज से बहुत पहले, जिस वक्त इंदिरा गांधी जो है ये प्राइम मिनिस्टर थी, तमिलनाडु के गांव मीनाक्षीपुरम में उन लोगों के जुल्म सितम से पूरा गांव ऐलान कर दिया कि हम लोग जो है इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो पूरा हिंदुस्तान में बवाल मच गया। उसको मामला उन लोगों को उन्होंने किसी तरह ठीक किया। तो अब ये लोग देखते हैं कि हम जो ठीका ब्राह्मणवाद, जो कुचले दबे हिंदुओं पर जो हम जुल्म सितम ढाते थे, तो जब जुल्म ढाते हैं तो ये लोग सीधा इस्लाम कबूल कर लेते हैं, क्योंकि इस्लाम में जो मसावात की तालीम है शायद ही कहीं हो। अब इसको रोकने के लिए ये लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान से इस्लामी तालीमात, इस्लाम को बिल्कुल यहाँ से ख़त्म किया जाए।
और ये लोग आज से नहीं 100 साल से ये कोशिश कर रहे तो हैं। यही वजह है मुमताज साहब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की पॉलिसी हो रही है। बिल्कुल यही वजह है, और उसको निशाना बना रहे हैं मुसलमान को। असल क्या है ना, ये लोग जाकर जर्मन में, इटली में, स्पेन में जाकर बहुत स्टडी किए हैं। ये लोग बहुत स्टडी किए हैं। हिटलर और नाजियों ने जब यहूदियों को, करीब 60 लाख यहूदी को गैस चैम्बर में डालकर उनको मार दिया था, तो अचानक नहीं हुआ था। उससे पहले जो है ये नाजी जो है, ये लोग अपने प्रचार करते थे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल से प्रचार कर रहे थे यहूदियों के खिलाफ। यहूदी जो है इस मुल्क में आकर गंदगी फैला दिया है, यहूदी ऐसा है, गलत है, सलत है, ये माहौल पहले पैदा किए थे वो लोग। उसके बाद उसको गैस चैम्बर में डाले। तो ये जो अभी जो ब्राह्मणवाद और मनुस्मृति वाले लोग जो हैं, ये बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब इन लोगों को सियासी ताकत मिली, तो अब ये लोग जिस तरह से जर्मन में यहूदियों का जेनोसाइड हुआ, और आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से बहुत से आलमी दानिश्वरों ने भी इशारा दिया है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का बहुत बड़ा जेनोसाइड होने वाला है। लेकिन मुश्किल यह है कि हम मुसलमान अब तक ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। अभी तक हम मुसलमान मसलकी झगड़े में पड़े हुए हैं। अरे भाई, एक खालिस दीन खालिस पर कायम हो जाओ ना, फिक्र करो, तदब्बुर करने के बाद जो हालात आने वाले हैं उसका मुकाबला कैसे किया जाए। मेरा एक सवाल होगा यहाँ पर मुमताज साहब, चूंकि आप सियासी पकड़ भी आपकी अच्छी है और समाज में देखा गया है कि आपका एक मकाम है जहाँ ज़रूरतमंदों तालीम पर भी आप काम करते रहे हैं, और हमेशा कोई ना कोई बर्निंग टॉपिक्स पे कोई ना कोई जो इस्लाही बात करते हैं जिससे समाज में एक मोहब्बत का पैगाम जाए। तो सर मेरा एक आपसे ये सवाल होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मकसद क्या है कि जो नफरत पूरे मुल्क में अभी फैला हुआ है, इस नफरत को और मजबूती के साथ फैलाया जाए। बेशक उन लोगों की तो यही कोशिश है, कहीं पे अमन अमान ना हो। हिंदुस्तान में अमन अमान रहेगा तो फिर उन लोगों की जरूरत क्या है। ये लोग किसी तरह से पीस रहने देना नहीं चाहते, और घूम फिर करके सारा मामला जो है, बिजली गिरेगी तो मुसलमानों पर। और 2024 को लेकर भी देखा जा रहा है कि ये मुद्दे को ज्यादा उछाला जा रहा है, जबकि सिख कम्युनिटी भी इसके खिलाफ हो गई है। और देखा जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं है, बल्कि दूसरे मजहब को भी नुकसान पहुंच सकता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि मुसलमानों का तो शरई एतबार से कोई नुकसान ये लोग नहीं पहुंचा सकते। ये टारगेट ऐसे सामने तो नजर आ रहा है कि मुसलमान, लेकिन असल टारगेट जो है इन लोगों का ब्राह्मणवाद और मनुस्मृति वालों का असल टारगेट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, कबाइल और आदिवासी, यही लोग असल टारगेट है। ताकि ये लोग अपना रास्ता, इस्लामी तालीमात को हटाकर अपना रास्ता साफ करना चाहते हैं, ताकि हम बहुत आसानी के साथ 60-70% लोगों के साथ 60-70% लोग बता रहे हैं हम कि वो जो सब बताया, जो ट्राइबल वगैरह है, इन लोगों पर जुल्म सितम ढाने का रास्ता साफ करना चाहते हैं। जैसा 200 साल पहले तक, जैसा कि हम लोग कभी कोई शूद्र अगर किसी मंदिर के पास से गुजर जाता था और कोई श्लोक अगर उनके कान में सुनाई दे दिया तो वो लोग शीशा पिलाकर उनके कान में डाल देते थे। वही दौर फिर से लाना चाहते हैं। अगर किसी कुएं का पानी अगर पी लिया तो उनके मुंह में जलता हुआ कोयला डाल देते थे। वो वही दौर लाना चाहते हैं ये लोग। अच्छा मुमताज साहब, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये होगा आपसे, जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड रूलिंग पार्टी लाना चाह रही है, इस पर अपोजिशन की खामोशी को किस तरह से देखते हैं सर आप? हम देखिए, पूरा ब्लेम जो है हम जो अभी हुक्मरान जमात उन पर नहीं देंगे। मैं खुलेआम बोलता हूँ जनाब, मैं बेबाक आदमी हूँ। आज जो कुछ भी हिंदुस्तान में हो रहा है उसका बीज बोने वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस है। आज उनकी दोगली पॉलिसी की वजह कर आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर वो लोग सच्चे होते, सही होते, साबित कदम रहते, पक्के सेकुलर होते, तो आज ये दिन देखना नसीब नहीं होता। तो एक चीज़ ये देखा गया कि चूंकि कांग्रेस पार्टी बहुत दिनों, कई सालों तक हुकूमत की है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी सोशल जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं मुल्क में, तकरीबन अभी देखा गया है कि 26 पार्टियां होकर जो है 2024 में आने वाले इलेक्शन में
इंडिया इंडिया वर्सेस एनडीए इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो ये जो पार्टियां हैं, 26 पार्टियां हैं, इनका क्या रिएक्शन आपको आपके समझ में आ रहा है? अपना ख्याल आप तासुरात पेश करें आप। ये जो इंडिया बना है, हम देखिए, ये जो इंडिया बनाया है ना, ये अननेचुरल अलायंस है, अननेचुरल गैर फितरी अलायंस है। ये कामयाब नहीं होगा। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि चूंकि अपोजिशन पार्टियां हैं ना भाई, जो रूलिंग पार्टी है उस पर कुछ तो अपोजिशन बोलेगी, ताकि वो एक प्रेशर पड़े रूलिंग पार्टी पे। लेकिन ये अपोजिशन पार्टियां भी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई स्टैंड क्लियर नहीं कर रहा। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? ये लोग सियासी मसलहत है इसके अंदर। ये लोग हर पार्टी की सियासी मसलहत के बिना अभी जुबान इन लोग चुप रखे हैं। लेकिन जब एक मंच पर आए हैं ना, ये जो इंडिया बना है ना, ये सही नहीं हुआ। ये या नेचुरल अलायंस है। अलग अलग सोच, अलग अलग विचार वाले लोग इकट्ठा हुए हैं, एक दूसरे का पैर खींचेंगे सब। और मैं तो पहले आपके चैनल में कहकर गया था कि मैं ममता बनर्जी से बहुत उम्मीद रखता हूं, और उस वक्त ये कहा था कि इस मुल्क में गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस एक तीसरा महाज बनना चाहिए था। लेकिन उसके जगह पर ये अलायंस जो बना कांग्रेस को साथ लेकर, इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ये मेरा अपना एनालिसिस है। जिस तरह से देखा गया है कि सिख मजहब के लोग और भी दूसरे मजहब के लोगों में बेचैनी देखने को मिल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, तो आपके नजरिए में क्या लगता है कि जो जबरन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये दूसरे मजहब पर भी खोजने को तो माने लागू करने की कोशिश की जाएगी? नहीं, सिखों पर नहीं थोप सकते ये लोग। सिख जो कौम अभी है इस वक्त, पहले भी थी, बहुत जंगजू कौम है, बहुत बहादुर कौम है। अभी मुसलमानों के जैसा क्या हुआ ना, मुसलमानों के बारे में यही वो कहेंगे अभी कि ज़्यादातर मुसलमान, हम सबको नहीं बोल रहे, बड़े बड़े लोग, ये लोग जो है ना, दुनिया के बदले दीन को बेच रहे हैं। दुनिया के बदले दीन को बेचा जा रहा है। यहाँ हमारी कमजोरी है, हम लोग मसलकों में बटे हुए हैं, हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। और हम यही कहेंगे, सारे मसलकी झगड़ों को ख़त्म करके एक खालिस दीन पर कायम हो जाओ सब। मुमताज़ साहब, एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपने जिस बेबाकी से, जिस अंदाज में इस्लाही बातें कही, दूसरी बात मेरा ये सवाल होगा सर, 4 शादियों को लेकर देखा जा रहा है। मैं इस सिलसिले में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दू ने, छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दू ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। ये मेरा पैगाम है। 4 शादियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से एक कौम को टारगेट किया जाता है, 4 शादियां, उसके बाद बच्चों का पैदा होना, मुमताज़ साहब आपका बुनियादी नज़रिया क्या है होगा इसको लेकर सर? देखिए जनाब, ये जो मुसलमानों को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा ये लोग उठाते रहते हैं। अगर 4 शादी का मंतक, ये जो है गैर मंतकी बात है। ये लोग जो बताते हैं कि मुसलमान 4 शादी करता है, गैर मंतकी बातें हैं। सबसे पहले बात तो मैं ये बताऊं कि मुसलमान मर्द 4 शादी करता है, लेकिन बच्चा जो जन्म देती है वो तो उसकी बीवी जन्म देती है, औरत जन्म देती है। 9 माह अपने पेट में रखकर बच्चे को जन्म देती है, मर्द बच्चा जन्म नहीं देता। तो जो औरतें जितनी हैं, तो उसके हिसाब से तो बच्चे पैदा होंगे ही। अगर कोई मुसलमान 4 शादी करता है, मान लीजिए कि वो चार शादी की जो बात है ये लोग करते हैं, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है 4 शादी इस्लाम में। 4 शादी के बहुत से शराइत हैं, उसको अगर फुलफिल करते हैं तब जाके 4 शादी कर सकते हैं। लेकिन 4 शादी कोई आसान बात नहीं कि हर कोई ऐरा गहरा 4 शादी कर ले। उसके साथ चारों बीवी के साथ इंसाफ करना पड़ता है, बहुत सारी बातें हैं, तो टर्म्स कंडीशन के साथ। लेकिन ये लोग जो बोलते हैं कि मर्द, अगर मान लिया कोई एक मुसलमान 4 औरत से शादी किया, ठीक है, चारों से बच्चा हुआ, अगर वो 4 शादी नहीं करता है, एक औरत शादी करता है, तो एक ही से बच्चा होगा। लेकिन जो 3 औरत है वो तो किसी मर्द से शादी करेगी ही ना नहीं करेगी। जो दूसरे मर्द से शादी करेगी तो उससे तो बच्चे पैदा होंगे ही। ये जो अनलॉजिक बात एकदम है कि 4 शादी करता है। और
दूसरी बात ये कि ये हुकूमत क्या चाह रही है जानते हैं? इस्लाम एक वे ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ देता है इंसान को। और जायज़ नाजायज़ अगर 4 शादी करता है, एक से ज़्यादा शादी करता है तो जायज़ तरीके से करता है, तो उसकी इजाज़त है। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं, ये ब्राह्मणवाद मनुवाद वाले जो हैं, ये इल्ज़ाम लगाते हैं मुसलमानों पर। ये बोलते हैं कि तुम 4 शादी नहीं, एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते, भले ही तुम जायज़ तौर से करने नहीं देते, बल्कि नाजायज़ तौर से एक की जगह 4 रख लो, 5 रख लो, उससे कोई उन लोगों को परेशानी नहीं है। मतलब जायज़ काम करने से मना करते हैं और नाजायज़ काम करने की इजाज़त देते हैं। आप एक शादी कर लो, एक बेबी रखो, बाकी 1 रखेल, 2 रखेल, 3 रखेल, 4 रखेल रख लो, इन लोगों को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। मतलब लीगल वे से, लीगल तरीके से आप कोई काम मत करो, इलीगल रास्ते से आओ। मतलब मेन मकसद कहने का आपका मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। बेशक बेवजह ये मुसलमान के 4 शादी करने से, मुसलमान मर्द के 4 शादी करने से कोई आबादी नहीं बढ़ती, जनसंख्या बढ़ती नहीं है। इसलिए कि बच्चे तो पैदा करती है, जन्म देती है, औरत देती है। अगर वो उस मर्द के साथ नहीं शादी करती है, दूसरे मर्द से शादी करती है, तो उससे तो बच्चे पैदा होंगे ही। ये जो एक अजीब लॉजिक मैं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल बेवजह गैर मंतकी बात है इन लोगों का 4 शादी के ऊपर जो ब्लेम करते हैं। मुमताज साहब, और दूसरी बात ये, आप अगर डाटा पूरा देखिएगा तो मुसलमानों की 1 से ज़्यादा शादी करने वालों की तादाद मुसलमानों में बहुत कम पाई जाएगी, जबकि हिंदुओं में, ब्राह्मणवाद में, मनुस्मृति वालों में 1 से ज़्यादा शादी करने की तादाद उन लोगों में बहुत ज़्यादा है। मुमताज साहब, देखा गया है कि रूलिंग पार्टी अभी पिछले दिनों 21 जुलाई को शहीद दिवस के रोज उस मंच से अजान, चंडी पाठ, तबला वादन के साथ देखा गया। इस पर मोहम्मद मुमताज चार चांद साहब, जो कि सामाजिक खिदमतगार हैं और आप चूँकि एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं कलकत्ता खिलाफत कमेटी के और सियासत में अच्छी पकड़ रखते हैं, आपका नज़रिया क्या कहता है सर? एक इस चीज़ से अजान के साथ चंडी पाठ को जोड़ना, साथ तबला के, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए जी, हमारी जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, बहुत ही सूझबूझ वाली हैं, उनसे ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने भी ममता बनर्जी को ये काम करने का मशवरा दिया है, वो ममता बनर्जी के और तृणमूल कांग्रेस के वफादार और हमदर्द नहीं हो सकते। मतलब घर में बैठ करके समझ लीजिए, उनको ममता बनर्जी जो लोग अगर ऐसा मशवरा दिए हैं ये काम करने के लिए, अजान और चंडी पाठ और म्यूज़िक, वो समझ लिए कि ऐसे लोगों को मैं एक जुमला कहूँगा कि ममता बनर्जी, जिन लोगों ने मशवरा दिया है, ऐसे लोगों को समझ लिए कि ममता बनर्जी आस्तीन में सांप पाल रही है। ऐसे लोगों से ममता बनर्जी को होशियार रहना चाहिए और होशियार रहना चाहिए। इसलिए वैसे लोग जो है, जैसा कहा कि दुनिया के बदले दीन बेच रहे हैं, मतलब ऐसा है, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। देखा गया कि फेसबुक में, सोशल मीडिया पे बहुत सारे न्यूज़ वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे बातें, कमेंट्स लिखे जा रहे हैं कि हुकूमत का इस तरह से एक मंच से अजान के साथ, चंडी पाठ के साथ, तबला के साथ इस तरह का पैगाम देना, बहुत सारे लोगों को एतराज़ गुजरा है, जिस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि इस पर उलमाओं की खामोशी को, इसको किस तरह से देख रहे हैं सर? चूँकि आप इस्लाही बातें भी करते हैं मुमताज़ साहब, तो आपका नज़रिया क्या कहता है? मैंने एक जुमला कहकर गया ना अभी आपको, लोग, हमने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का कोई तबका नहीं बताया, लोग दुनिया के बदले दीन बेच रहे हैं। इससे पूरी मतलब डिफिनेशन आ जाएगी, ये पूरा प्रेस ही है एकदम, दुनिया के बदले दीन बेच रहे हैं लोग। और मैं एक और बात कहूँगा मैं ममता बनर्जी जी से, कि कम्युनिस्टों ने जो गलतियाँ की थी, वो गलती आप ना दोहराएं, क्योंकि
ये एक बहुत बड़ी गलती हुई है। और दूसरी बात, ये हुकूमत का मंच नहीं था शमसुद्दीन भाई, ये तृणमूल कांग्रेस का मंच था, समझे। तो ये तृणमूल कांग्रेस जो है, ऐसी जो गलतियां कम्युनिस्टों ने की है वैसी गलती दोबारा ना दोहराया जाए, इससे परहेज किया जाए। इसलिए इसके सिवा, इसलिए कि हम लोग जो है, चाहे जितनी कुछ भी हो जाए, आज जो मगरबी बंगाल के जो सियासी हालात है उसमें ममता बनर्जी को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अभी फिर ममता बनर्जी से गुजारिश करूंगा कि ये इंडिया से निकल करके गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी महाज बनाने की कोशिश करें, इसलिए इंडिया कामयाब होने वाला नहीं है। मुमताज़ साहब, चूँकि आप पॉलिटिकली एक अच्छा आपका प्रेशर है समाज में, और पॉलिटिकल लोगों के बीच एक आपकी अच्छी पकड़ बनी हुई है, तो क्या लगता है 2024 में वाकई जो अपोजिशन अभी इंडिया वर्सेस एनडीए हुआ है, कहीं ना कहीं कोशिश होगी रूलिंग पार्टी को कि जो 26 पार्टियां अपोजिशन में मिलकर आई, तोड़ने की कोशिश होगी? वो सब तो अपनी जगह है शमसुद्दीन भाई, मुझे बहुत डर है इस बात का कि जो रूलिंग पार्टी आरएसएस और बीजेपी एक खौफनाक और भयानक खुफिया मंसूबा बना कर रखे हुए, ये लोग खौफनाक और भयानक मंसूबा इन लोग बना कर रखा है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि 2024 का इलेक्शन पुरअमन तरीके से गुजर जाए। मुमताज़ साहब, चूँकि इतनी सारी बातें आपसे हुई, तो एक बात क्यों छोड़ी जाए, चूँकि वो जो कि अभी पूरे मुल्क का मुद्दा बना हुआ मणिपुर। सर, जिस तरह से देखा गया कि 90 दिनों के बाद, 80 दिनों के बाद मुल्क का वज़ीर आज़म चुप्पी तोड़ता है, और 90 दिन हो गए फिर सीबीआई को लगाया गया है। क्या लगता है सर, ख़वातीन को जहाँ एक सम्मान दिया जाता है पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में, वहाँ इस तरह से करना और हुकूमत की इतने दिनों तक खामोशी, क्या लगता है आपको? आप क्या कहना चाहेंगे? खातिन को, महिलाओं को इज्जत आरएसएस वालों ने तो कभी इज्जत नहीं दिया। वो तो ऐसे हालात पैदा करने चाह रहे हैं। देखिए ना, इलेक्शन से पहले मणिपुर हुआ है, अभी और कोई दूसरा पूर भी हो सकता है। ये इस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं ये लोग। और मैंने जो एक बात कहा कि खौफनाक और भयानक मंसूबा इन लोग बनाए हुए हैं, उसी का ये सब मतलब कि शुरुआत है। ये सब मणिपुर वो शुरुआत है इस तरह का। इस तरह ऐसे हालात कहीं और भी हो सकते हैं। हम लोगों को, सबों को चाको चौबंद रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, और हम लोग हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम रखते हुए हम लोगों को आगे कदम बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुमताज़ चार चांद साहब। और इस पर, इसके अलावा कुछ और कहना चाहेंगे आप? नहीं, हम मुसलमान जो ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं ना, हमें इसकी ज़्यादा फिक्र है। इसकी इस्लाह के लिए कोई मशवरा आपका? आपस में बैठे मसलकी झगड़ा ख़त्म करके दीन खालिस पर कायम हो जाए, बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर कायम हो जाए, और किसी बात पर नहीं झगड़े। तेरे रगों में वो लहू बाकी नहीं है, तेरे रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल, वो आरजू बाकी नहीं है। नमाज, रोज़ा, कुर्बानी व हज सब बाकी है, तू बाकी नहीं है। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट पर ख़ास मुलाकात में जनाब मोहम्मद मुमताज़ साहब, जो कि मशहूर समाजी खिदमतगार हैं शहर कोलकाता के, और एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं कलकत्ता खिलाफत कमेटी के, और वाइस प्रेसिडेंट हैं द कलकत्ता फ्रूट मर्चेंट एसोसिएशन के। और इन्होंने आज जो मुल्क में जो मसाइल हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर एक टारगेट बनाया जा रहा है मुसलमानों को, 4 शादियों को लेकर एक टारगेट बनाया जा रहा है मुसलमानों को, उस पर मौजूदा हुकूमत रियासत मगरबी बंगाल में 21 जुलाई के मुद्दे पर भी बातें हुई इनसे। और मोहम्मद मुमताज़ साहब का ये भी कहना है कि मुल्क में अमन और सुकून, भाईचारगी कायम हो, किसी तरह से भी नफ़रत के माहौल को पैदा नहीं करना है जिससे पूरा मुल्क को नुकसान पहुँचे, जमहूरियत को नुकसान पहुँचे। आप द लोकल जर्नलिस्ट पर बने रहें फर्दर अपडेट्स के लिए। द लोकल जर्नलिस्ट की हर मुमकिन ये कोशिश होती है कि
अपने मेहमानों के ज़रिया द लोकल जर्नलिस्ट की ये कोशिश की एक पैगाम जो सिर्फ रियासत मगरबी बंगाल पूरे मुल्क को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जाता है, जो पैगाम का ख़ास मकसद होता है कि अमन सुकून पूरे मुल्क में कायम हो, पूरी दुनिया में कायम हो। आप फर्दर अपडेट्स के लिए बने रहें द लोकल जर्नलिस्ट के साथ। मैं शमसुद्दीन कोलकाता से, बहुत बहुत शुक्रिया।